Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों अभी हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। और वो चैप्टर में बेटा हमने ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। अब तक हमने वो सारी चीजें पढ़ ली है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इट इज हाउ दी 38 ATP इज गेन। एंड हम बोलते बेटा ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहां ऑक्सीजन यूज हो रहा है, पर अब तक हमने जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा वहां पर भी हमने कोई ऑक्सीजन यूज नहीं किया। हमने पूरा क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया तो भी कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली ऑक्सीजन कहां पर यूज होते हैं वो एक मिस्ट्री है। तो वो कहां पर यूज होते हैं, तो वो यूज होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे हमें 38 ATP मिलते हैं, कैसे यहां पर ऑक्सीजन यूज होगा, और ड्यूरिंग द रिएक्शन हम वो भी बात करते हैं कि वाटर रिलीज होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो वो तो हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 डिफरेंट स्टेप में रिलीज होता है। 2 क्रेब्स साइकिल में, एक था बेटा वो पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम जब बनता है तब। तो एग्जैक्टली कहां पर ये वाटर फॉर्म हो रहा है, कहां पर ये ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कहां से हमें एटीपी मिल रहे हैं, वो सारा डिस्कशन हम ये टॉपिक में करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, और इसमें बेटा नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे आते हैं, कैलकुलेशन के बेसिस पे आते हैं। तो देखते बेटा ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने देखा बेटा कि क्रेब्स साइकिल में NADH2 एंड FADH2 फॉर्म हो रहा है, पर वो एग्जैक्टली NADH2 FADH2 जो क्रेब्स साइकिल में फॉर्म हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हो रहा है, और जब पायरुविक एसिड जो लिंक रिएक्शन है पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम जो बन रहा है, वो 3 डिफरेंट रिएक्शन में कहीं ना कहीं हम NADH2 और FADH2 फॉर्म कर रहे हैं। तो अब वो NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा। देखो, द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस The following step in the respiration process are to release and utilize the energy stored in NADH and FADH2। यानी बेटा अब जो हम बात कर रहे हैं ETS की, वो एग्जैक्टली किसके लिए हो रहा है, तो टू रिलीज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2 एंड FADH2। दिस इज accomplished when there are oxidase through the electron transport system। और ये कब होता है बेटा, जब NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होंगे। कैसे होंगे, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू O2। लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन के पास, एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और वो क्या बनाएंगे बेटा, वाटर बनाएंगे। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन passes from one carrier to another carrier is called the electron transport system and it is present on the inner membrane of mitochondria। तो बेटा अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज ETS। तो ETS में फर्स्ट दिस पाथवे is used to release the store energy in NADH plus H plus and FADH2। तो एग्जैक्टली बेटा ये पाथवे जो है वो किसके लिए हो रहा है, टू रिलीज दी स्टोर्ड एनर्जी। जो NADH2 और FADH2 बेटा हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा फॉर्म हो रहा है, लिंक रिएक्शन बोला फॉर्म हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में फॉर्म हो रहा है, वो तो सब उसका एनर्जी रिलीज करने के लिए चाहिए। दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो नाउ दे हियर द NADH plus H plus and FADH2 get oxidize through the
ETS से वो ऑक्सीडाइज होंगे। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में कौन लेगा, O2, एंड द लास्टली द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय O2 and resulting the formation of water बेटा। ओके, तो एग्जैक्टली बेटा इसमें क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर एज पर पोटेंशियल ग्रेडियंट, हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन बेटा पास होंगे फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, उसको हम बोलते हैं the electron transport system. Okay, in this pathway the electron passes from one carrier to another through electron gradient. Okay, and that's why it is called the ETS. So it is known as ETS beta, and this is occur on inner membrane of माइटोकॉन्ड्रिया। तो एग्जैक्टली बेटा यहां पर एक बार फिर से मैं ये बोल देता हूं कि व्हाट इज ईटीएस, ईटीएस क्यों होना जरूरी है। तो ईटीएस इसके लिए होता है बेटा कि उसमें जो NADH2 और जो FADH2 है बेटा, उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसको रिलीज करने के लिए ये साइकिल होना जरूरी है। रिलीज कैसे होगा बेटा, तो ये NADH2 और FADH2 गेट ऑक्सीडाइज, उसका बेटा ऑक्सीडेशन होगा थ्रू दी ETS। अब जब ETS होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, और लास्टली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, और रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बेटा ये पूरा जो पाथवे है उसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन पासिस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो पास हो रहे हैं, कहां से कहां, फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ETS। और एग्जैक्टली ये होता कहां है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। क्लियर। अब बेटा कैसे ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो हम देखते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द साइकिल। ये पूरा बेटा टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वन बाय वन। ये है, सोच लो कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, इसमें आपको येलो लाइन जो दिख रही है बेटा वो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। और जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है बेटा, ये अंदर का लाइन, वो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अंदर है बेटा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है बेटा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी इवेंट होगी, पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम एंड पूरा क्रेब्स साइकिल। तो हमने देखा हुआ है बेटा पहले भी कि जो पायरुविक एसिड था उसमें से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो NADH2 बनता है। पूरा जो क्रेब्स साइकिल होता है तब भी बेटा NADH2 बनता है, FADH2 बनता है। ओके, तो ये सब जगह NADH2 और FADH2 फॉर्म हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब उसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पर ये रहा बेटा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर बहुत सारे NADH2 एंड FADH2 फॉर्मेशन हो रहा है, ये रहा। और इसको हम एनलार्ज करें तो ऐसे होगा, ये येलो लाइन जो है बेटा वो हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये जो डार्क ब्लू दिखाया है बेटा वो हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये रहा। मैं यहां पर उसको थोड़ा और थिक करके ऐसे भी बना सकता हूं बेटा, यहां पर ये रहा वो। क्लियर। तो ये ब्लू लाइन जो है वो हमारा इनर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर मैट्रिक्स है। तो अब बेटा मैट्रिक्स में NADH2 और FADH2 फॉर्म होते हैं।
तो यहां पर अब देखते हैं कि ये रहा NaDH2 एंड FeDH2 जो मैट्रिक्स में बेटा फॉर्म हो रहा है। तो ये जो NaDH2 है गेट ऑक्सीडाइज, वो क्या होंगे बेटा, ऑक्सीडेशन होगा या फिर उसका ऑक्सीडाइज भी बोल सकते हैं। तो ये NaDH2 में से जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, Na। और जब Na बनेगा तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। अभी हाइड्रोजन में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 के पास। टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो बेटा 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक बार कॉम्प्लेक्स के भी नाम में बताता हूं। कॉम्प्लेक्स 1 NaDH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 साइटोक्रोम, सॉरी यहां पर मैंने एक गलती कर दिया है, कॉम्प्लेक्स 2 यहां आएगा, कॉम्प्लेक्स 3 ऊपर जाएगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स 3 और ये हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स 2। ठीक, तो बेटा ये है कॉम्प्लेक्स 1 NaDH डिहाइड्रोजिनेस। अब देख सकते हो ये रहा बेटा कॉम्प्लेक्स 1 NaDH डिहाइड्रोजिनेस, फिर कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम Bc1, कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, तो ये रहा बेटा कॉम्प्लेक्स 1 NaDH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम Bc1, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एंड कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं। उसमें जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा के वो कहां होता है बेटा, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोट्रूड होता है, मींस पूरा पूरा मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ होता है। तो यहां से बेटा NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा और तब हमें क्या मिलेंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 के पास, और कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स 1 में होगा बेटा FMN, और वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे FeS के पास, और वहां से बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। किसके पास, यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये रहा बेटा हमारा यूबिक्विनोन। ओके, तो एग्जैक्टली ये यूबिक्विनोन क्या है, तो हम यहां पर देखते बेटा ये जो यूबिक्विनोन है, दैट यूबिक्विनोन इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। याद रखना बेटा यूबिक्विनोन क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, मतलब वो घूमता रहता है। कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। मींस यहां से बेटा वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब यहां से वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और यूबिक्विनोन क्या हो जाएगा, रिड्यूस यूबिक्विनोन होगा, दैट इज यूबिक्विनोन H2। ये हो गया बेटा हमारा रिड्यूस यूबिक्विनोन। और जो यूबिक्विनोन में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, तो यहां होगा बेटा साइटोक्रोम B में से FeS में से साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूवमेंट करके यहां तक आएगा, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा वो जाएगा आगे। यहां क्या होगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होगा बेटा, और वो कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होगा, तो वो होगा बेटा साइटोक्रोम C। ध्यान से बेटा ये चीज को एक बार और देखना, NaDH2 में से जब NAD होता है, मींस NaDH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है बेटा, तो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। वो हाइड्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा FMN के पास, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 लेगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन को, NaDH डिहाइड्रोजिनेस होगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे बेटा, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन लेगा, तो उसको हाइड्रोजन भी चाहिए क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो हाइड्रोजन लेके क्या बन जाएगा बेटा, यूबिक्विनोन H2, यानी रिड्यूस यूबिक्विनोन हो जाएगा। अब उसी टाइम पे बेटा यहां पर क्या होगा कि यहां पर एग्जैक्टली उस टाइम पे 4 हाइड्रोजन फ्रॉम मैट्रिक्स 2
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे। और ये बेटा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। याद रखना यहां पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यहां पर H+ ज्यादा होगा, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, इसलिए उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी है। ये सारे बेटा प्रोटॉन पंप है जिसको एनर्जी चाहिए। तो विद द एनर्जी दे आर पास फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये 4H+ कहां आ जाएंगे बेटा? तो वो आ जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये हो गया बेटा NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ। अब NaDH2 का ऑक्सीडेशन आगे जाएगा तो देखो कौन इलेक्ट्रॉन, अब यूबिक्विनॉन में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो लेगा साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B में से कहां जाएगा बेटा? FeS में। FeS में से साइटोक्रोम C1 और फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा? तो साइटोक्रोम C में जाएगा। अब साइटोक्रोम C भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, यूबिक्विनॉन भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? तो जो यूबिक्विनॉन जो होता है बेटा वो है कहां पर? इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, यानी इट इज लोकेटेड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और जो साइटोक्रोम C होता है बेटा वो कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट एट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, यानी इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे। ये इनर मेम्ब्रेन है, उसके आउटर सरफेस पे होगा। तो ये दो चीज आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगी बेटा कि एग्जैक्टली यूबिक्विनॉन कहां लोकेटेड है और साइटोक्रोम C कहां लोकेटेड है। दोनों का काम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 ये सब अपनी जगह से हिलते नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आना है तो क्या करेंगे? तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन से बेटा वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहां से जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन से बेटा वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये होगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर लोकेटेड होगा और इनर मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होगा। ये आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? यूबिक्विनॉन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 to 3 और साइटोक्रोम C क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 to 4 में। अब देखो यहां तक हम इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वहां से बेटा इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और कहां जाएगा वो? नाउ इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और वहां पर बेटा एक चीज आपको याद रखनी है कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास, ये कॉम्प्लेक्स के पास 2 कॉपर कॉम्प्लेक्स भी होंगे। ये रहा, कॉपर के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, वहां से जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A के पास, वहां से साइटोक्रोम A3 के पास, वहां से अगेन कॉपर के पास जाएगा। ठीक, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब एक और चीज बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से पास हो रहा है बेटा तब भी वो क्या करेंगे? अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो साइटोक्रोम B6 में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा तो उस टाइम पे भी यहां पर क्या होगा बेटा कि हाइड्रोजन आयन कॉम्प्लेक्स में से बाहर निकलेंगे और वो भी बेटा मैट्रिक्स में से कहां आएंगे? यहां पर 4H+ आएंगे बेटा, यहां से 4H+ आएंगे। तो जब NaDH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 बार बेटा मैट्रिक्स में से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से, एक बार कॉम्प्लेक्स 1 में से 4H+ यहां आते हैं, दूसरी बार बेटा कॉम्प्लेक्स 3 में से 4H+ यहां आते हैं। अब आगे चलते हैं यहां, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? यहां से जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 4 में से लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? लास्ट में बेटा यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा O2। कौन? O2 एक्सेप्ट करेगा। और O2 इलेक्ट्रॉन लेके, 2 इलेक्ट्रॉन O2 लेके प्लस 2H+ को एक्सेप्ट करेगा और वो क्या बनाएगा बेटा? इट फॉर्म दी H2O। क्या बनाएगा बेटा? वो वाटर बनाएगा। हम देखते हैं ना कि 12 H2O रिलीज होते हैं तो एग्जैक्टली कहां से होते हैं? यहां से होते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब भी, और उस टाइम पे भी बेटा क्या होगा? यहां से, उस टाइम पे भी यहां से 4H+ नहीं, पर यहां पर 2H+, क्योंकि यहां 2H+ यहां यूज हो गए तो 2H+ यहां आएंगे। कहां? मैट्रिक्स में से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे बेटा। क्लियर? तो ये मैंने क्या देखा बेटा, जब NaDH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये पाथवे होता है। अब बात करते हैं FADH2 की। तो अब यहां पर हम FADH2 की बात करेंगे। तो FADH2 का ऑक्सीडेशन कहां पर होगा? तो FADH2 गेट ऑक्सीडाइज ऑन दी कॉम्प्लेक्स
3 पे, यहां पर बेटा FADH2 में से क्या बनेगा बेटा, FAD। ओके, उस टाइम पे भी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, उस टाइम पे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास बेटा, तो वो जाएगा FAD के पास। वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा FAS के पास, और वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन के पास। किसके पास, यूबिक्विनोन के पास। तो ये आ गया बेटा, यहां पर वापस हम लिख देते हैं यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन में से वापस इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन, रिड्यूस यूबिक्विनोन के पास। तो ये हो गया यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन रिड्यूस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहां से यहां और यहां से यहां। और उस टाइम पे भी बेटा हाइड्रोजन आयन यहां से यहां निकलेंगे। ओके, 4H+। पर ये किस में बेटा, ये हो गया FADH2 का 4H+, NADH2 का नहीं। तो देखो, अब जब FADH2 गेट ऑक्सीडाइज तो उसका इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स 2 लेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और एक चीज याद रखनी बेटा, दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम बेटा यहां यूज होता है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड बनाने के लिए, पता है ना। तो ये एंजाइम एक्चुअली क्रेब्स साइकिल के अंदर भी यूज होता है, पर वो प्रेजेंट कहां पर होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये बेटा सिर्फ एक साइड ही होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक साइड ही होता है, यहां नहीं होता बेटा, ये यहां तक ही होता है। ओके, पूरा एक साइड ही। अब देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन FAD में से निकले, ओके, FADH2 का जब ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर जब ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, तो इलेक्ट्रॉन निकले FAD के पास, FES के पास, वहां से यूबिक्विनोन, तो वापस यूबिक्विनोन आया। तो यूबिक्विनोन का दूसरा काम क्या हो गया, इट एबल टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2 to 3, यानी 1 में से 3 और 2 में से 3। वापस इलेक्ट्रॉन 3 में जाएगा साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम C1 के पास, वहां से वापस साइटोक्रोम C के पास आएगा, और यही पाथवे कंटिन्यू करेगा। तो बार बार यही साइकिल में घूमता रहेगा। अब आपको मैं ब्रीफली बताऊं तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होते हैं, देखना। जब NADH2 में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में से होके यूबिक्विनोन के पास आते हैं, यूबिक्विनोन उसको रिड्यूस करता है, और फिर आता है बेटा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 में से होके साइटोक्रोम C के पास, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फिर वहां से कॉम्प्लेक्स 4 के पास, साइटोक्रोम AA3 में होके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन का पाथ हो गया जब NADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब FADH2 गेट ऑक्सीडाइज तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 के पास, वहां से यूबिक्विनोन के पास, वहां से साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 के पास, फिर साइटोक्रोम C के पास, और लास्ट में 4 के पास, और 4 में से होके ऑक्सीजन के पास, और लास्ट में क्या बनेगा बेटा, वाटर। तो दोनों में एंड में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। बहुत लिमिटेड रोल है बेटा यहां पर ऑक्सीजन का, पर एंड में ऑक्सीजन का रोल भी बहुत जरूरी है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वाटर फॉर्मेशन होगा नहीं। क्लियर बेटा। तो इतनी बार यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, और जब जब बेटा इलेक्ट्रॉन पास होंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब तब NADH2 में से 4 और 2 10 हाइड्रोजन मैट्रिक्स में से कहां जाएंगे बेटा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और जब FADH2 में से होगा तो 4 and 2 यानी 6 हाइड्रोजन मैट्रिक्स में से कहां जाएंगे बेटा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। क्लियर बेटा, ये पता चला। अब ये हाइड्रोजन वहां जाके क्या करेंगे, तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और वो कैसे एटीपी बनाते हैं। पर फिलहाल हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में ये सारी चीजें कैसे लिखी हुई है। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी में हम देखें तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सारी चीजें कहां हो रही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में NADH2 बन रहा है। वो अब ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 1 से, NADH डिहाइड्रोजिनेज से बेटा वो ऑक्सीडाइज होगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन कहां होता है, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा यूबिक्विनोन के पास, और वो कहां लोकेटेड होगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूस इक्विवेलेंट वाया FADH2, यानी यूबिक्विनोन जो है बेटा, वो जो FADH2 है बेटा
वहां से भी इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस इलेक्ट्रॉन वहां से भी वो एक्सेप्ट करेगा, यानी यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में से भी एक्सेप्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 में से भी एक्सेप्ट करेगा। वहां से बेटा द रिड्यूस यूबिक्विनोन इज देन ऑक्सीडाइज। अब रिड्यूस यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास जाएगा वाया साइटोक्रोम BC1। यानी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा बेटा? सी के पास जाएगा वाया साइटोक्रोम B एंड C1 में से होके। तो ये बेटा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं वहां से क्या होगा। तो वहां से हम आगे आए। नाउ साइटोक्रोम C इज द स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम C कहां पर है बेटा? आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन में है। ओके, एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर ट्रांसपोर्ट। वो कैरियर ट्रांसपोर्ट है कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में बेटा, 3 एंड 4 के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कंटेनिंग द साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर कॉम्प्लेक्स। यानी बेटा इसके पास साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है और 2 कॉपर कॉम्प्लेक्स है बेटा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर वाया 1 2 3 4 इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर कपल ऑफ ATP इज सिंथेसाइज। जब यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं तो कपल ऑफ ATP सिंथेसाइज। पर एग्जैक्टली ATP कैसे सिंथेसाइज होते हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कैसे हाइड्रोजन मूव हो रहा है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। कौन इलेक्ट्रॉन डोनर कर रहा है? यानी आप देखो बेटा, अगर NADH2 में से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाएंगे, और FADH2 में से हो रहा है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, वो देखते हैं आगे। पर अभी इतना याद रखो, NADH2 में से 3 और FADH2 में से 2। NADH2 अमीर है, FADH2 उससे थोड़ा गरीब है। ओके, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये वाला, ऑल्दो द एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन का? ऑक्सीजन यूज होना। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सारी चीजें हो रही है, पर यहां ऑक्सीजन का रोल कहां है? तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट लिमिटेड इन द टर्मिनल प्रोसेस। एंड में बेटा ऑक्सीजन का रोल है, एंड में। यस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस it drive the whole process by removing the hydrogen from the system। यानी बेटा वो क्या करता है? हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम में से रिमूव करता है और वाटर बनाता है। क्या बनाता है बेटा? वाटर। यानी लास्ट में बेटा ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। वो हमने हमारे चार्ट में भी देखा। यहां पर मैं आपको चार्ट दोबारा बताऊंगा। तो हमने बेटा हमारे चार्ट में भी वही चीज देखी कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन, और वो क्या बनाता है बेटा? वाटर बनाता है। ओके, तो यही चीज बेटा लास्ट में हमने यहां पर देखा कि वो फाइनली हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके वाटर बनाता है। अब एक चीज कि यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब फोटोसिंथेसिस में होता है बेटा तो लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर बेटा बन रहा है ATP, एट द एंड बनेगा तो ATP ही ADP में से, पर इट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारी चीजें हो रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये सब नहीं होता। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन द रेस्पिरेशन इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस में होता था बेटा। आप वीडियो फोटोसिंथेसिस का भी अवेलेबल है, आप उसमें भी देखो बेटा, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, पर वहां लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारी चीजें हो रही है इसलिए उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्सीजन नहीं लेता बेटा तो इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहते, आगे भी जाते और हाइड्रोजन सिर्फ रिमूव करते रहते। पर यहां प्रोसेस स्टॉप करने के लिए किसी ना किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो यहां ऑक्सीजन आगे आया और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और वाटर बना दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा हमारा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब बेटा हम देखेंगे कैसे NADH2 में से 3
और FADH2 में से 2 ATP फॉर्म होते हैं। क्लियर? तो अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि हम आपके उसको आंसर भी दे सकें। 2026 की नीट की प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।